हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में। क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड्स और क्यों रिसेंट में सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है और इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को बिल्कुल स्ट्रक डाउन कर दिया है। तो इस वीडियो में जानेंगे कम्प्लीटली। तो वीडियो पूरा देखिए तो समझेंगे आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में। पॉलिटिकल पार्टी क्या है पहले ये समझते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कैंडिडेट्स को क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करती है अपनी पार्टी के और compete करती है कंट्री के इलेक्शंस में। और ये जो आइडियोलॉजी है पार्टी की, सभी मेंबर्स की आइडियोलॉजी क्या होगी? सेम होगी। और उनका जो मेन एम भी है पॉलिटिकल पार्टी का, वो क्या है कि पावर कैप्चर करना, पॉलिटिकल पावर को कैप्चर करना है थ्रू लेजिटिमेट मींस, यानी इलेक्शंस के थ्रू। भाई अल्टीमेट कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, उसका मकसद तो वही है कि हमें गवर्नमेंट में आना है, यानी गवर्नमेंट हमारी होती है, यानी डेट इज पॉलिटिकल कैप्चर करना है लेजिटिमेट मींस के थ्रू, यानी इलेक्शंस के थ्रू लेजिटिमेट तरीके से पावर को कैप्चर करना, वही पॉलिटिकल पार्टी है। अब जैसे पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म हो गई तो पावर कैप्चर करनी है, जो भी काम करने हैं, सारी चीज़ों के लिए क्या चाहिए? फंडिंग चाहिए। बिना फंडिंग के तो कुछ नहीं हो पाएगा। यानी पॉलिटिकल पार्टी की जो सबसे एसेंशियल चीज़ क्या है, वो है फंडिंग। तो पहले ज़्यादातर फंडिंग क्या थी? कैश में थी। तो इसको चेंज करने के लिए 2017 में गवर्नमेंट ने यूनियन बजट में इलेक्टोरल बॉन्ड्स की सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। तो इलेक्टोरल बॉन्ड सबसे पहले का है, तो उस टाइम जो फ्रांस मिनिस्टर थे अरुण जेटली, उन्होंने 2017 बजट में इसको इंट्रोड्यूस किया, ये कहते हुए कि जो भी कैश का जो डोनेशन होता है, जो ब्लैक मनी आती है, हमें उसको कर्ब करना है। तो इसीलिए उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को इंट्रोड्यूस किया 2017 बजट में। बात करते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है कि इलेक्टोरल बॉन्ड बेसिकली इंटरेस्ट फ्री बेयरर इंस्ट्रूमेंट्स है। यानी जैसे प्रोमिसरी नोट्स होते हैं, जिसे हम पी नोट्स बोलते हैं, बिल्कुल सेम उसी की तरह बेयरर इंस्ट्रूमेंट है। यानी जिसके पास ये होगा इलेक्टोरल बॉन्ड, जिस पर्सन के पास, वो बैंक में जाएगा और उसको पैसा मिल जाएगा। बेसिकली वही है सिंपल लैंग्वेज में इलेक्टोरल बॉन्ड्स। तो ये जैसे हमने जाना 2017 में इंट्रोड्यूस किया था फिनांस बिल ला के, और स्कीम को गवर्नमेंट ने 29 जनवरी 2018 को उसको नोटिफाई कर दिया था। अब कौन कौन है एलिजिबल डोनर के लिए, मतलब कौन इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज कर सकता है? तो कोई भी सिटीजन जो है इंडिया का, या कोई भी कंपनी जो भी इनकॉर्पोरेट है या इस्टेब्लिश्ड है इंडिया में, वो इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स को खरीद सकती है। और जो भी सिटीजन्स है, या तो वो आइदर इंडिविजुअली भी या जॉइंटली भी इनको इलेक्टोरल बॉन्ड्स को परचेज कर सकते हैं। क्या कोई भी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड रिसीव कर सकती है? कि कोई भी, फिर तो ये है कि कोई भी बंदे पॉलिटिकल पार्टी बनाओ और इलेक्टोरल बॉन्ड रिसीव करो। ऐसा नहीं है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड्स को रिसीव नहीं कर सकती। केवल वही पार्टी जो रजिस्टर्ड हैं सेक्शन 29A आरपी एक्ट के तहत इलेक्शन कमीशन के साथ, और लास्ट जनरल इलेक्शन, यानी चाहे असेंबली इलेक्शन हो चाहे लोकसभा का इलेक्शन हो, उसमें उन्हें एटलीस्ट 1% वोट मिला हो, वही पॉलिटिकल पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड को एक्सेप्ट कर सकती हैं। अब समझते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम काम कैसे करती है। तो इसमें पहला स्टेप क्या है कि इलेक्टोरल बॉन्ड केवल और केवल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही इश्यू करेगा। और इसके लिए गवर्नमेंट ने बेसिकली 4 महीने फिक्स कर रखे हैं, जिसमें जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर, इन्हीं 4 महीनों में स्टेट बैंक इलेक्टोरल बॉन्ड्स को इश्यू करेगा। और जो ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं, मिनिमम 1000 रुपीज़ का है, और उसके बाद 10 टाइम्स, यानी 10,000, 10 लाख, 1 करोड़, उनके डिनोमिनेशंस में इलेक्टोरल बॉन्ड्स अवेलेबल है। और उसके बाद जो भी डोनर है वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स को परचेज कर सकता है, और उनको पॉलिटिकल पार्टी जिसको उन्हें डोनेट करने हैं उनको ट्रांसफर कर सकता है। और जो नाम है डोनर का वो कॉन्फिडेंशियल रहेगा, यानी जो भी पॉलिटिकल पार्टी है उनको ये नहीं पता चलेगा कि किसने उनको डोनेट किया है, क्योंकि जो नाम है उस पर, बॉन्ड पे नाम नहीं होगा जिस पर्सन का। और मेन क्या है, जो पॉलिटिकल पार्टी है उनको एक अपना स्पेसिफिक अकाउंट बनाना पड़ेगा, जिसमें वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स को रिसीव करेंगे। और वो अकाउंट वेरीफाई कौन करेगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और वो अकाउंट केवल और केवल इलेक्टोरल बॉन्ड्स की पेमेंट के लिए ही होगा, उसमें कोई और फंड रिसीव नहीं करेंगे। और ये जैसे मैंने बताया बियरर इंस्ट्रूमेंट है, तो पॉलिटिकल पार्टीज के पास 15 दिन होंगे, उसमें उनको एनकैश करना होगा बॉन्ड को। अगर उन्होंने 15 दिन में बॉन्ड को कैश नहीं किया तो ये ऑटोमेटिक प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में चला जाएगा अमाउंट, जो भी उस बॉन्ड का अमाउंट था। एक इलेक्टोरल बॉन्ड का सैंपल है,
तो जैसे कि इसमें दिख रहा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, केवल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही है वो इशू करता है। और इसमें क्या देख पा रहे हैं कि इसमें डेट ऑफ इशू लिखी हुई है और साथ ही उसके नीचे लिखा हुआ है कि वैलिड अप टू 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, और नीचे अमाउंट लिखा हुआ है। कोई भी नाम नहीं है कौन इसको परचेस कर रहा है, किसको देना है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सब कॉन्फिडेंशियल है। तो ये एक सिंपल इलेक्टोरल बॉन्ड का एक सैंपल है। अब इस स्कीम को 2018 में गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था, तो उसके पीछे गवर्नमेंट ने क्या रीजनिंग ली थी, क्या रैशनल दिया था, तो उसमें उन्होंने क्या कहा था कि ये जो है पॉलिटिकल फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी को इंट्रोड्यूस करेगा। उसके पीछे उन्होंने क्या कहा कि पहली बात कि जो बॉन्ड्स हैं वो केवल और केवल एसबीआई इशू करेगा। दूसरा, बॉन्ड केवल उन्हीं को होगा जिनके अकाउंट में केवाईसी हो रखी होगी, यानी केवाईसी वैलिडेटेड इंडिविजुअल्स को ही या एंटिटी उनको ही बॉन्ड इशू किए जाएंगे। और फिर दूसरा, गवर्नमेंट ने ये कहा कि मिसयूज नहीं हो पाएगा बॉन्ड्स का, क्योंकि मैच्योरिटी पीरियड गवर्नमेंट के अनुसार बहुत कम है, कि केवल 15 दिन के भीतर ही पॉलिटिकल पार्टी को कैश करना है, अदरवाइज ये प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में पहुंच जाएगा ऑटोमेटिक। और उन्होंने कहा कि एनोनिमिटी है, ये एनोनिमिटी उनका मतलब है प्रोटेक्शन है डोनर की। अगर वो ये जाहिर कर देंगे, इसमें बियरर बॉन्ड में नाम रहेगा जो डोनर है, और सपोज करो उसने ए पॉलिटिकल पार्टी को दिया और वो पार्टी पावर में नहीं आई, तो कहीं जो दूसरी पार्टी उसको हरास ना करे, इसीलिए उन्होंने ये कहा कि इसमें एनोनिमिटी है जो प्रोटेक्ट करेगी डोनर को। और उन्होंने ये भी कहा कि ये पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करेगा, क्योंकि जो भी पॉलिटिकल पार्टी इसको रिसीव कर रही है उनको उस अकाउंट की डिटेल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सबमिट करनी पड़ेगी। और उन्होंने कहा सबसे बड़ा जो गवर्नमेंट की जो यूएसपी थी वो ये थी कि ब्लैक मनी को कर्ब करेगा, कि ब्लैक मनी जो भी पॉलिटिकल फंडिंग में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है ब्लैक मनी को, उसको रिड्यूस करने के लिए, उसके इम्पैक्ट को एलिमिनेट करने के लिए ये हम स्कीम लाई है। ये गवर्नमेंट की एक रीजनिंग थी। उन्होंने क्या कहा कि जो कैश मनी है वो 20,000 से घटा के 2,000 कर दी गई है, कि 2,000 से ज़्यादा कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कैश में नहीं लेगी। तो उनका मतलब क्या था कि सारी ब्लैक मनी को हमने इससे ख़त्म कर दिया। तो स्कीम इतनी रिवॉल्यूशनरी है कि इसके लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट होंगे, और क्लीन मनी ही इलेक्शन में यूज़ होगी पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग में, केवल और केवल क्लीन मनी, नॉट ब्लैक मनी। अब सुनने में देखने में तो ऐसा लग रहा है कि स्कीम वाकई में ब्लैक मनी को एलिमिनेट कर रही है और केवल ट्रांसपेरेंट मनी जो क्लीन मनी है वो ही सिस्टम में आएगी फंडिंग में। और पर ऐसा नहीं है। अब देखते हैं कि इस स्कीम ने कई सारे चेंजेस भी किए, जो उस टाइम कई सारे एक्ट्स थे उसमें अमेंडमेंट किए। तो अब उन अमेंडमेंट्स के बारे में जानते हैं कि इस स्कीम ने क्या चेंजेस किए। तो सबसे पहला चेंज इसने किया सेक्शन 13A जो IT एक्ट का था, उसमें क्या चेंज किया गया कि पहले जो था पॉलिटिकल पार्टी को रिकॉर्ड बना के रखना पड़ता था, जो भी वो 20,000 से ऊपर की जो डोनेशन लेते थे उनको रिकॉर्ड रखना पड़ता था। बट जो फिनांस एक्ट आया उसने अमेंड कर दिया इस प्रोविजन को, और उसने ये क्या कह दिया कि जो भी इलेक्टोरल बॉन्ड से जो डोनेशन ले रहे हैं उसके लिए कोई भी रिकॉर्ड वगैरह पार्टी को बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये उन्होंने पहला चेंज किया। सेकंड चेंज उन्होंने किया सेक्शन 29C RP एक्ट 1951 में। उसमें क्या था, पहले ये था कि पार्टीज को रिपोर्ट बनानी पड़ती थी, जो भी 20,000 से ऊपर जो भी डोनेशन वो ले रहे हैं किसी भी पर्सन से या किसी भी कंपनी से, उसकी रिपोर्ट बनानी पड़ती थी, उनको रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती थी। बट इसको भी एलिमिनेट कर दिया गया, इस प्रोविजन को भी हटा दिया गया फिनांस एक्ट 2017 से। और जो तीसरा जो सबसे बड़ा चेंज किया था वो था सेक्शन 182 क्लॉज 3 कंपनीज एक्ट में। इसमें क्या चेंज किया, पहले ये प्रोविजन था कि जो भी कंपनी होगी जो वो डिस्क्लोज कर, मतलब जो पॉलिटिकल फंडिंग वो कर रही है, जिस पॉलिटिकल पार्टी को वो पैसा डोनेट कर रहे हैं, उनको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कितना तो अमाउंट और किस पॉलिटिकल पार्टी को उन्होंने अमाउंट दिया है। दोनों चीजें बतानी पड़ेगी, अमाउंट और किस पॉलिटिकल पार्टी को उन्होंने दिया है। बस इस एक्ट ने क्या किया, उन्होंने कहा आपको केवल ये बताना है कि टोटल अमाउंट कितना दिया इस फाइनेंशियल ईयर में, किस पॉलिटिकल पार्टी को दिया, क्यों दिया, वो सब बताने की कोई जरूरत नहीं है। पहले कंपनीज एक्ट में ये प्रोविजन था कि केवल प्रॉफिट मेकिंग कंपनी ही डोनेट कर पाएंगी, और वो भी अपना 7.5% से ज़्यादा डोनेट नहीं कर पाएंगे अपना प्रॉफिट। ये कैप थी 7.5%। बस फिनांस एक्ट ने ये जो कैप थी इसको हटा दिया, और साथ ही जो ये भी एक वो था कर्व था कि केवल प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, इसको भी हटा दिया। अब क्या है, कोई भी चाहे प्रॉफिट चाहे लॉस मेकिंग कंपनी हो, दोनों डोनेट कर सकती हैं पॉलिटिकल पार्टीज को।
और इसमें क्या है कि मान लो आप कोई शेल कंपनीज बना के भी अगर डोनेट करना चाहे तो वो भी कर सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज था इस स्कीम के थ्रू। तो जो वो कह रहे थे कि ब्लैक मनी को हम एलिमिनेट कर रहे हैं, अब इससे पता चलता है कि ब्लैक मनी को एलिमिनेट नहीं है, तो ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करने का एक बहुत बढ़िया साधन बन चुका है कि आप कोई भी कंपनी बनाओ, चाहे शेल कंपनी बनाओ, बेनामी कंपनी बनाओ और पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर दो कितना ही अमाउंट, कोई टेंशन नहीं, कोई कर्व नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। तो ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करने का सबसे बढ़िया साधन बन गया। जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू डोनेशन का एनालिसिस किया गया तो ये सामने आया कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी जो पावर में है, सबसे ज़्यादा डोनेशन केवल उन्हीं पॉलिटिकल पार्टी को मिल रहा है बॉन्ड्स के थ्रू। उसमें यह था कि 2017-18 में जब ये स्कीम आई तो बीजेपी को 210 करोड़ रुपए मिले इस स्कीम के तहत बॉन्ड्स के थ्रू, और ये बढ़कर 22-23 में बीजेपी को 1294 करोड़ रुपए बॉन्ड्स के थ्रू मिले, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू। और इस कंपैरिजन में इस पीरियड में कांग्रेस को केवल और केवल 171 करोड़ रुपए मिले। यानी जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर था 22-23, उसमें बीजेपी को 1294 करोड़ और कांग्रेस को केवल 171 करोड़ रुपए। और जो पार्टी जो स्टेट लेवल में पावर में है, जैसे तृणमूल कांग्रेस बंगाल में है, तो उसको 325 करोड़ और डीएमके को 185 करोड़ रुपए। तो बेसिकली क्या देखा गया कि जो भी पार्टी जो पावर में है उन्हीं को ही सबसे ज्यादा डोनेशंस मिल रहे हैं। यानी जो पार्टी अपोजिशन में है उनको डोनेशन बहुत कम मिल रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू। साथ ही साथ एक और चीज जो जस्टिस खन्ना थे, उन्होंने जो जजमेंट में एक और चीज नोटिस की, वो उन्होंने ये भी कहा कि जो मेजॉरिटी ऑफ द बॉन्ड्स हैं, 50% से ज्यादा बॉन्ड 1 करोड़ की डिनोमिनेशन वाले बिके इलेक्टोरल बॉन्ड। जो ज्यादा उनकी जो अमाउंट कितनी थी, 1 करोड़ से ऊपर। इसका मतलब ये है कि केवल वेल्दी इंडिविजुअल, वेल्दी कॉरपोरेट्स ही इनको परचेज कर रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स को। मतलब इसका मतलब क्या है कि जो बड़े वेल्दी इन्फ्लुएंशियल लोग हैं वो ही इलेक्टोरल बॉन्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब वो कर रहे हैं तो उनके कुछ अपने यूजेस और भी मतलब फायदे के लिए ही कर रहे होंगे कि उन्हें फायदा चाहिए गवर्नमेंट से, इसीलिए वो परचेज कर रहे हैं। 2017-18 से जो 21-22 तक जो भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स की स्कीम से सेल हुए बॉन्ड्स वो थे 9200 करोड़ रुपए के। उसमें से बीजेपी को मिला मोर देन 50%, यानी 5270 करोड़ रुपए 9200 करोड़ में से केवल बीजेपी को फंडिंग हुई बॉन्ड्स के थ्रू। सेकंड नंबर पर कांग्रेस है जिसको केवल 952 करोड़ मिले, और बाकी भी देख सकते हैं टीएमसी को 767 करोड़ और बीजेडी 622। मतलब बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को बहुत ही नाम मात्र की फंडिंग हुई है। तो यानी जो भी फंडिंग हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ रूलिंग पार्टी के लिए हो रही है। तो ये फंडिंग का बेस्ट वे बन गया रूलिंग पार्टी के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स। क्या फ्लॉज नोटिस किए गए इस स्कीम में, क्यों सुप्रीम कोर्ट ने इसको इनवैलिडेट किया गया, और क्या गवर्नमेंट्स ने आर्ग्यूमेंट पेश किए, और जो पेटिशनर थे उन्होंने क्या आर्ग्यूमेंट पेश किए, और क्या सुप्रीम कोर्ट ने रीजनिंग लगाई, अब उसके बारे में समझते हैं। तो जब ये आर्ग्यूमेंट्स कोर्ट में चल रहा था, जब ये केस कोर्ट में चल रहा था, तो कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के सामने बेसिकली 4 इशू निकल के आए। तो उन्हीं 4 इशू पे बेस कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया। पहला इशू क्या था कि क्या इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू इंफॉर्मेशन अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए, उसको वायलेट करता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी हाँ, उसको वायलेट करता है। ये जो राइट मिला है, जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू इंफॉर्मेशन, इलेक्टोरल बॉन्ड उसको बिल्कुल वायलेट करता है। इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट ने क्या आर्ग्यूमेंट दिया, उन्होंने ये कहा कि मनी और पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा डीप एसोसिएशन है, कि मनी क्या इन्हांस कर रही है, जो एक्सेस है लेजिस्लेटर का, जो भी एक्सेस है उसको इन्हांस कर रही है। और दूसरा उन्होंने कहा एक कैसा एक अरेंजमेंट, उन्होंने कहा जो पॉसिबिलिटी है वो क्विड प्रो क्यू की पॉसिबिलिटी बन रही है। मतलब जो भी डोनेट कर रहा है वो कुछ ना कुछ फेवरेबल पॉलिसी चाह रहा है या कुछ फेवर चाह रहा है गवर्नमेंट से, इसीलिए वो डोनेट कर रहे हैं। कॉर्पोरेट्स के केस में खासतौर से देखा जाएगा। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि अब हर कोई तो बराबर डोनेट नहीं कर पाएगा, कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी तो है ही है कि हर कोई बराबर से डोनेट नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो है ये ही पॉलिटिकल इनइक्वालिटी को भी कंट्रीब्यूट कर रही है, कि हर कोई बराबर नहीं है इकोनॉमिकली, तो फिर पॉलिटिकली भी कैसे बराबर होगा, कि जो ज़्यादा डोनेट कर रहे हैं उनको गवर्नमेंट से ज़्यादा फेवर मिल रहा है इन कंपैरिजन टू दोज जिनको फेवर गवर्नमेंट से कम मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये स्कीम 19 क्लॉज 1 को वायलेशन में है। तो जब ये आर्ग्यूमेंट्स कोर्ट में चल रहा था, जब ये केस कोर्ट में चल रहा था, तो कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के सामने बेसिकली 4 इशू निकल के आए। तो उन्हीं 4 इशू पे बेस कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया। पहला इशू क्या था
कि क्या इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू इन्फॉर्मेशन अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए, उसको वायलेट करता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी हाँ, उसको वायलेट करता है। ये जो राइट मिला है, जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, इलेक्टोरल बॉन्ड उसको बिल्कुल वायलेट करता है। इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट ने क्या आर्ग्यूमेंट दिया? उन्होंने ये कहा कि मनी और पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा डीप एसोसिएशन है, कि मनी क्या इन्हांस कर रही है, जो एक्सेस है लेजिस्लेटर का, जो लेवल एक्सेस है उसको इन्हांस कर रही है। और दूसरा उन्होंने कहा एक कैसा एक अरेंजमेंट, उन्होंने कहा जो पॉसिबिलिटी है वो क्विड प्रो क्यू की पॉसिबिलिटी बन रही है। मतलब जो भी डोनेट कर रहा है वो कुछ ना कुछ फेवरेबल पॉलिसी चाह रहा है या कुछ फेवर चाह रहा है गवर्नमेंट से, इसीलिए वो डोनेट कर रहे हैं। कॉर्पोरेट्स के केस में खासतौर से देखा जाएगा। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि अब हर कोई तो बराबर डोनेट नहीं कर पाएगा, कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी तो है ही है कि हर कोई बराबर से डोनेट नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो है ये ही पॉलिटिकल इनइक्वालिटी को भी कंट्रीब्यूट कर रही है, कि हर कोई बराबर नहीं है इकोनॉमिकली, तो फिर पॉलिटिकली भी कैसे बराबर होगा, कि जो ज़्यादा डोनेट कर रहे हैं उनको गवर्नमेंट से ज़्यादा फेवर मिल रहा है इन कंपैरिजन टू दोज जिनको फेवर गवर्नमेंट से कम मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये स्कीम 19 क्लॉज 1 को वायलेशन में है। पॉलिटिकल पार्टी को कौन फंड कर रहा है ये भी बहुत जरूरी है वोटिंग के लिए, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और जो सेकंड इशू था वो क्या था कि क्या ब्लैक मनी को जो कर्ब कर रही है ये स्कीम, जो ब्लैक मनी को कर्ब करना चाहिए इलेक्टोरल फाइनेंसिंग में, क्या ये लेजिटिमेट रीजन है कि जो हमें राइट टू इन्फॉर्मेशन मिला हुआ 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए में उसको वायलेट करने के लिए? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरटीआई जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है उसको केवल और केवल जो 19 क्लॉज 2 में रेस्ट्रिक्शंस हैं, जो 8 ग्राउंड दिए गए हैं 19 क्लॉज 2 में, उन्हीं पे रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है राइट टू इन्फॉर्मेशन को। और उन 8 ग्राउंड में ब्लैक मनी का मेंशन कहीं भी नहीं है। तो इसीलिए जो ये वाला स्कीम है कि ब्लैक मनी को कर्ब कर रहे हैं कि इसलिए राइट टू इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो उसका भी वायलेशन है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था इस इश्यू पे। और सुप्रीम कोर्ट ने दूसरा जो इसके पीछे रीजनिंग दी, जो अपना रीजनिंग, वो ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि जो राइट टू इन्फॉर्मेशन इलेक्टोरल बॉन्ड में ये प्रोपोर्शनैलिटी के फेवर में होना चाहिए, कि मतलब अगर आप रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो राइट टू इन्फॉर्मेशन पे तो वो प्रोपोर्शनल होना चाहिए कि कितनी रिक्वायरमेंट है। जो प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट सुप्रीम कोर्ट ने केएस पुट्टास्वामी केस में इंट्रोड्यूस किया था 2017 में। उन्होंने कहा कि आप ये देखो कि क्या ब्लैक मनी को जो आपको कर्ब करना है, कि राइट टू इन्फॉर्मेशन को वॉयलेट करना क्या जरूरी है, कोई और मीन्स नहीं है उसको कर्ब करने के लिए ब्लैक मनी को, तो आपको जो भी लीस्ट मीन्स अवेलेबल हो आपको उनका यूज करना है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में रीजनिंग दी और उन्होंने कहा कि वोटर्स के पास राइट है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू नो हु फंड्स पॉलिटिकल पार्टी। और जो थर्ड इशू था, इशू नंबर 3, वो ये था कि क्या वेदर जो राइट टू प्राइवेसी है डोनर की, क्या ये वैलिड ग्राउंड है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन का इन्फ्रिंजमेंट हो। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो राइट टू प्राइवेसी है पॉलिटिकल एफिलिएशन की, कि मैं किस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूं या कोई दूसरा पर्सन किस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, ये सबका एक प्राइवेट मैटर है, ये राइट टू प्राइवेसी के अंदर आता है, जो कि फंडामेंटल राइट है। पर उन्होंने कहा ये जो राइट है, जो राइट टू प्राइवेसी ऑफ पॉलिटिकल एफिलिएशन, ये कॉर्पोरेट्स कंट्रीब्यूशन में एक्सटेंड नहीं होता। उन्होंने कहा जो भी कॉर्पोरेट अगर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो वो किस लिए कर रहे हैं, कि वो पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करने के लिए करते हैं, कि उनको पॉलिटिकल सपोर्ट वो जब भी दे रहे हैं कि उनको कोई ना कोई फेवर चाहिए। कि कॉर्पोरेट कोर्ट ने जो रीजनिंग लगाई कि जो बड़ा इतना ह्यूज कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं वो इसीलिए नहीं कर रहे कि मतलब कोई ऐसा चंदा दे रहे हैं कि कोई चैरिटी नहीं। उन्होंने कहा भी उनका कोई ना कोई क्विड प्रो क्यो अरेंजमेंट होता है, कि वो कुछ ना कोई फेवर चाह रहे हैं गवर्नमेंट से, इसीलिए कर रहे हैं, इसीलिए उनको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि वो किसको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कितना अमाउंट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। फोर्थ इशू था कोर्ट के सामने, वो ये था कि क्या पॉलिटिकल पार्टीज को जो कॉर्पोरेट्स हैं वो अनलिमिटेड कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, जो अमेंडमेंट सेक्शन 182 क्लॉज 3 में किया फिनांस एक्ट ने। तो कोर्ट ने कहा बिल्कुल नहीं, ये जो अमेंडमेंट किया गया है सेक्शन 182 क्लॉज 3 ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये राइट टू इक्वालिटी जो गारंटीड फंडामेंटल राइट है उसका वायलेशन में है, उसको वायलेट करता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो भी कंट्रीब्यूशन दिए जाते हैं कंपनीज के द्वारा वो क्या है, केवल बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं, प्योरली बिजनेस ट्रांजैक्शन।
और उनका इंटेंट भी क्या है कि वो बेनिफिट सिक्योर करने के लिए किए जाते हैं। इन रिटर्न उनको क्या चाहिए, बेनिफिट्स चाहिए। और जो कंपनीज की जो एबिलिटी है पॉलिटिकल प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करने की, कंट्रीब्यूशन के थ्रू, ये ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू इंडिविजुअल। तो इसीलिए जो ये 182 क्लॉज 3 को जो अमेंड किया गया था, ये अमेंडमेंट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और इसमें कोर्ट ने अपहोल्ड किया राइट टू कीप पॉलिटिकल एफिलिएशन, कि कोर्ट ने ये कहा कि जो फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी, वो ये भी कवर करता है इंफॉर्मेशन अबाउट इंडिविजुअल पॉलिटिकल एफिलिएशन, कि कोई भी पर्सन किस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, ये उसका एक प्राइवेट मैटर है। यानी ये फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी के अंदर आता है। स्टेट को कोई भी राइट नहीं है जानने का कि कोई सा पर्सन किस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। उन्होंने ये कहा कि अगर स्टेट के पास ये राइट आ जाए तो इसके बहुत ही ज़्यादा कैटेस्ट्रॉफिक रिजल्ट देखने को मिलेंगे, कि हरासमेंट होगा उस पर्सन का अगर वो पॉलिटिकल पार्टी जो पावर में है उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, उनकी पॉलिसीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो उसके बहुत ही ज़्यादा कैटेस्ट्रॉफिक इम्पैक्ट होंगे। और साथ ही साथ जो डिसेंट है उसको भी टारगेट किया जाएगा। मान लो जो भी डिसेंट है, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी से सहमत नहीं है, तो उसको टारगेट किया जाएगा इस केस में। तो हमने देखा कि स्कीम क्या है, एनोनिमिटी इंश्योर कर रही है, पर जो गवर्नमेंट पावर में है क्या वो ये नहीं जान सकती कि कौन बंदा किस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। भाई गवर्नमेंट के पास पावर है, स्टेट बैंक को तो कहीं ना कहीं ये पता ही है कि कौन बंदा बॉन्ड खरीद रहा है, ये तो उन्हें पता ही है। तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं ये तो इंश्योर कर ही सकती है ना, उनको ये तो पता चल ही जाएगा कि कौन बॉन्ड खरीद रहा है और वो किसको डोनेट कर रहा है। तो अगर वो अगेंस्ट गवर्नमेंट है, यानी जो पार्टी पावर में नहीं है उसको दूसरी को सपोर्ट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट उसको टारगेट तो करेगी ना, उसको टारगेट कर सकती है। और जो भी दिखता भी है कि गवर्नमेंट जैसे अपोजिशन को टारगेट करती है, जो अपोजिशन का सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो जर्नलिस्ट हो या जो भी एक्टिविस्ट हो, ईडी, सीबीआई और भी कई सारी एजेंसीज को पीछे लगा के, तो इसीलिए कोर्ट ने कहा कि पॉलिटिकल एफिलिएशन जो किस पार्टी को सपोर्ट कर रहा है ये उसका प्राइवेट मैटर है, इसको बचाना चाहिए स्टेट इंट्रूजन से। ये एक फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 के अंतर्गत। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा जो भी पॉलिटिकल कंट्रीब्यूटर्स होते हैं जो डोनेट कर रहे हैं वो इन्फ्लुएंस भी करते हैं गवर्नमेंट के डिसीजन को। ये भी सुप्रीम कोर्ट ने रीजनिंग दी इस केस में, और इसीलिए उन्होंने इस स्कीम को क्या किया, स्ट्रक डाउन कर दिया। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक लैंडमार्क डिसीजन है हमारे डेमोक्रेसी में। और जो भी इलेक्टोरल रिफॉर्म सुप्रीम कोर्ट ने किए हैं उन रिसेंट में, अगर हम देखें पिछले एक डेकेड के अंदर, ये बहुत ही ज़्यादा एक लैंडमार्क जजमेंट है। इसके बहुत लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस आगे भी देखने को मिलेंगे, कि बहुत फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए बहुत ज़रूरी भी था कि इस स्कीम को कहीं ना कहीं स्ट्रक डाउन किया जाए कोर्ट के द्वारा। कहीं ना कहीं इस स्कीम ने जो लेवल प्लेइंग फील्ड था उसको तो बिल्कुल भी इंश्योर नहीं किया। ये तो हमने देखा कि ज़्यादातर पॉलिटिकल फंडिंग किसको मिल रही थी, जो पार्टी पावर में है, और दूसरा एनोनिमिटी इंश्योर की इस स्कीम ने। तो कहीं ना कहीं लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रहा, और कहीं ना कहीं ये तो ऐसा लग रहा है कि लीगलाइज्ड करप्शन को कर रही थी। अपोजिशन ने ये भी कहा कि ये क्या है, जो लीगलाइज्ड करप्शन एंड्स, ये अपोजिशन का स्टेटमेंट है कि अरे देखो तो है भी बिल्कुल सही बात कि ये कहीं ना कहीं जो मोटिव था कि ब्लैक मनी को एलिमिनेट किया जाएगा सिस्टम से, वो तो ऐसा लग नहीं रहा। कि पहले जो कैप थी 7.5% की उसको हटा दिया। इवन जो लॉस मेकिंग कंपनी है वो भी डोनेट कर सकती हैं। अरे भाई एक बात बताओ, जब लॉस मेकिंग कंपनी डोनेट करेगी पॉलिटिकल पार्टी, तो वो किस लिए करेगी, कि मुझे कुछ फ़ायदा मिले तभी तो डोनेट करेगी। अब गवर्नमेंट फिर उनके फेवर में ही पॉलिसी बनाएगी। जब उनसे फंडिंग ले रहे हैं तो उनके फेवर में ही काम करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो ये इसीलिए जो सुप्रीम कोर्ट का ये जो जजमेंट आया ये बहुत ही ज़्यादा लैंडमार्क जजमेंट है, और इसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलेंगे। और जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो कि बेसिक स्ट्रक्चर का भी पार्ट है, इसको वायलेट कर रही थी ये स्कीम, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया है। ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है ये एक और स्टेप है जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिया गया इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की तरफ। भाई इलेक्शंस होने चाहिए कैसे, फ्री एंड फेयर, और वो मस्ट है डेमोक्रेसी के लिए। डेमोक्रेसी का एसेंस ही क्या है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो, सभी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज और वोटर को भी पूरा जानने का अधिकार होना चाहिए। तो इस सुप्रीम कोर्ट इस केस में पहले भी कई सारे जजमेंट ऐसे दे चुका है जो इलेक्टोरल रिफॉर्म सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे लिए हैं। उसमें अगर हम पीछे वाले देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले कहा था कि एमपीज और एमएलए को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा जैसे ही वो कन्विक्शन
उनकी डेट से उसी टाइम, यानी कोई भी कोर्ट अगर MP MLA किसी को भी कन्विक्ट करती है तो उसी डेट से, जो भी कन्विक्शन का डेट है उसी से उनको क्या कर देंगे, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अभी पीछे देखा था जैसे राहुल गांधी को अभी हाई कोर्ट ने जब डिस्क्वालीफाई किया था तो उनकी मेंबरशिप चली गई थी। जैसे हाई कोर्ट ने उनको कन्विक्ट किया था तो उनकी मेंबरशिप क्या हुई थी, मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट, वो चली गई थी। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले नोटा इंट्रोड्यूस किया कि वोटर्स के पास राइट है अपना डिसेंट दर्ज कराने का, कि अगर उसको कोई भी कैंडिडेट अच्छा नहीं लग रहा तो वो नोटा को वोट दे। वोटिंग एक एसेंशियल राइट है और उन्होंने कहा अगर सारे कैंडिडेट अच्छे नहीं है तो उसको किसी को वोट देना तो वो नोटा को दे के आएगा। और वीवीपैट की रूलिंग, कि अभी क्या होता है, पहले हम मान लो बटन दबा के आते थे EVM पे, तो हमें ये नहीं पता चलता कि हमारा वोट सही पे जा रहा है बंदे को, या जिसको इंटेंड कर रहे हैं उसको जा रहा है या नहीं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट इंट्रोड्यूस किया। अब हम देख सकते हैं तो उसको हमें सिक्योरिटी, हमें श्योरिटी मिल रही है कि हमने जिसको वोट दिया उसी के पास वोट गया। और इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग दी कि पॉलिटिकल पार्टी अननेसेसरी कोई भी ऐसा क्लेम ना करे जिसको वो फुलफिल नहीं कर सकती। कास्ट बेस्ड रैली पे स्टे लगाया कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कास्ट को एज अ इलेक्टोरल टॉपिक यूज नहीं करेगी। कोई भी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, कोई भी इलेक्टोरल गेन के लिए कास्ट का यूज नहीं किया जाएगा। और नॉमिनेशन पेपर पे भी रूलिंग थी कि जो भी कैंडिडेट नॉमिनेशन फाइल कर रहा है उसको क्या उसके एसेट हैं, कितने क्रिमिनल केसेस उसके खिलाफ पेंडिंग पड़े हैं, ये सब भी मेंशन करना पड़ेगा नॉमिनेशन पेपर में। अगर कोई भी कैंडिडेट जो इलेक्शन के लिए अपनी नॉमिनेशन पेपर फाइल कर रहा है, अगर वो ये नहीं मेंशन करता कि उसके नाम पे कितने एसेट है, उसके स्पाउस के नाम पे कितने एसेट्स हैं, या कितने क्रिमिनल केसेस उसके खिलाफ पेंडिंग है, तो उसका नॉमिनेशन कैंसिल कर दिया जाएगा इलेक्शन कमीशन के द्वारा। और जो पर्सन कस्टडी में है उनको डिबार कर दिया गया इलेक्शन लड़ने से, ये भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। तो कई सारे जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने लिए हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करने में। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देना चाहिए कि जो डेमोक्रेसी हमारी बची हुई है, या जो इतने सालों से हमारी डेमोक्रेसी चल रही है बढ़िया तरीके से, उसमें सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा योगदान है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो एसेंस है डेमोक्रेसी का, उसको बनाए रखने में सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा योगदान है। भाई खाली इलेक्शन ही डेमोक्रेसी की पहचान नहीं है कि खाली इलेक्शन हो। इलेक्शन तो पाकिस्तान में भी होते हैं, वहाँ पे देखो क्या हाल होता है। इलेक्शन तो चाइना में भी हो रहा है, इलेक्शन तो रशिया में भी हो रहा है। तो डेमोक्रेसी में केवल इलेक्शन में ना वो एसेंस नहीं है। इलेक्शन कैसे होने चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, तभी डेमोक्रेसी का एसेंस है। कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन ही हो तभी डेमोक्रेसी अच्छे से दिखती है, नहीं तो इलेक्शन तो हर जगह होते हैं। तो ये जो जजमेंट लिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जो वेरियस केसेस में जो जजमेंट आए हैं, इन्होंने कहीं ना कहीं फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को इंट्रोड्यूस किया है कंट्री में, और उसको और अच्छे लेवल पे और आगे ही बढ़ाया फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को। तभी हम 75 ईयर्स की डेमोक्रेसी हम सर्वाइव कर पाए हैं। इतने सारे इलेक्शन हमारे यहाँ, जनरल इलेक्शन 18th जनरल इलेक्शन होने जा रहा है 2-3 महीने बाद, तो ये इसी की वजह से है। और पावर ट्रांसफर जो हो रहा है, जो हमारी डेमोक्रेसी बची हुई है, वो इसी वजह से कि हमारा प्रोसेस फेयर है, सभी पार्टीज ट्रस्ट कर रहे हैं, वोटर ट्रस्ट करते हैं प्रोसेस पे। ये जरूर है कि कोई पार्टी जब हार जाती है तो वो थोड़ा क्रिटिसाइज करती है, बट इवेंचुअली एक्सेप्ट करते हैं सब रिजल्ट को। तो ये हमारी डेमोक्रेसी की, वाइब्रेंट हेल्दी डेमोक्रेसी की एक पहचान है। तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट को हमें धन्यवाद देना पड़ेगा। तो आज के वीडियो को रखते हैं यहीं तक। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना। जो भी आपका ओपिनियन हो इस टॉपिक के बारे में, आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं ज़रूर पढ़ना चाहूँगा आपका ओपिनियन इस टॉपिक के बारे में। और जो भी वीडियो से रिलेटेड फीडबैक है वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए कि और कैसे इम्प्रूव किया जाए, तो वो भी बहुत फ़ायदेमंद रहेगा मेरे लिए और हम सबके लिए। थैंक यू।